आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे लोग जिनके घुटनों में दर्दें होती हैं, घुटनों की ग्रीस कम हो गई है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। घुटनों के रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड उन्होंने क्या डाइट फॉलो करनी है, क्या खाने फॉलो करने हैं, वो सब हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि ऐसे कौन से खाने जो आप, अगर आपको घुटनों का कोई प्रॉब्लम है, कौन से खाने जो नहीं खाने। आज हम वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे ऐसे कौन से खाने जो आप खा सकते हैं। हर कंडीशन का अलग अलग से डिस्कस करेंगे, डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है जिन लोगों को घुटनों के दर्दों के मसाइल हैं और वो दवाइयाँ और सर्जरीज और इन चक्करों में पड़े हुए हैं। डाइट जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी इंपॉर्टेंट आपके लिए एक्सरसाइज है। नी का प्रॉब्लम, घुटने का प्रॉब्लम मैकेनिकल प्रॉब्लम होता है, एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता है। लेकिन साथ में अगर आप डाइट भी अच्छी कर लें तो आप देखेंगे कि आपके घुटनों के दर्दें जो है वो इम्प्रूव होने में बहुत ही ज़बरदस्त आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। वीडियो का एंड तक देखना है, चैनल पे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम देखते हैं कि घुटनों के अंदर जो दर्दें होती हैं उसकी मल्टीपल रीजंस होती हैं। एक तो है कार्टिलेज लीजन, जिसको हम आम जुबान में ये कह रहे होते हैं कि घुटनों के अंदर ग्रीस कम हो गई है। यहाँ पे घुटनों के अंदर ना एक पानी होता है जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, हाइलुरोनिक एसिड कहते हैं। इस तरह का जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, वो जो हमारा साइनोवियल फ्लूइड है वो बेसिकली हमारे यहाँ पे हम उसको आम जुबान में कह रहे होते हैं कि घुटनों की ग्रीस कम हो गई है। लेकिन नॉर्मल अगर रूटीन में मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो कार्टिलेज लीजन्स जो होते हैं, जो कार्टिलेज के जो वियर एंड टेयर होता है, कार्टिलेज होता है लाइक ये मेरे फ़र्ज़ करें ये एक हड्डी है, ये दूसरी हड्डी है, ये दोनों इस तरह से पड़ी हैं। अब अगर तो ये मूवमेंट करेंगे तो इससे क्या होगा, ये तो टूट जाएगी या नोकदार हो जाएगी। तो इसके बीच में रबड़ होती है जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं। उससे ये होता है कि जब ये मूवमेंट करते हैं तो वो रबड़ जो वो फ्रिक्शन नहीं होने देती, रगड़ नहीं आने देती, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके ऊपर वेयर एंड टेयर नहीं होती, ये नोकदार नहीं होती। एज के साथ साथ, उम्र के साथ साथ ये घिसती जाती हैं, जिसकी वजह से ये नोकदार हो जाती हैं, फिर हमें दर्दें होती हैं। इसे कहते हैं कार्टिलेज रीजनरेशन या कार्टिलेज के लीजन्स होना। इस तरह से फिर उसके बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। आपके घुटनों के अंदर दर्दें होंगी तो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ लेके जा सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के आगे बहुत सारी टाइप्स होती हैं। फिर इसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है जिसे हम गैंटिया कहते हैं। गैंटिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम्स आते हैं। सर्दियों के मौसम के अंदर गैंटिया के पेशेंट्स अगर घुटनों के अंदर उनके दर्दें हैं तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं सर्दियों में, और मॉर्निंग स्टिफनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। सुबह सुबह सो के उठते हैं तो अकड़ाव बहुत ज़्यादा हुआ होता है। ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑस्टियोआर्थराइटिस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि ये एक जॉइंट को ज़्यादा इन्वॉल्व करती है, ये दोनों जॉइंट्स को इन्वॉल्व करती है। छोटे हाथ के हमारे जो जोड़ हैं इनको इन्वॉल्व करती है, बॉडी के और मल्टीपल जॉइंट्स को इन्वॉल्व कर सकती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो वो सिर्फ घुटने तक ज़्यादा लिमिटेड रहती है, यानी कि एक टाइम में एक ही जॉइंट को ज़्यादा बुरी तरह से पकड़ती है। इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। इस पर हम इतना ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। जो हमारा मेन टॉपिक है हम उसके ऊपर चलते हैं कि जो हमारी डाइट है उसके अंदर हम क्या कुछ लेंगे। घुटनों के दर्दों के साथ जो मेरे पास पेशेंट आते हैं क्लिनिक पर, वो आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे घुटनों के बीच में गैप आ गए। आप एक बात अपने माइंड में रख लें, ऐसे लोग जिनके घुटनों के अंदर से ग्रीस ख़त्म हो जाए, कार्टिलेज का डैमेज हो जाए, या फिर घुटनों के जो प्रॉब्लम होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह हो जाए, तो आपके घुटनों के बीच में गैप आता नहीं है, गैप ख़त्म हो जाता है। यानी कि अब ये देख रहे हैं हड्डियों के बीच में गैप बिल्कुल ख़त्म हुआ है। अब इसमें बेसिकली होता है ये कि आपके घुटनों के बीच में जब कार्टिलेज ख़त्म होती है, उम्र के साथ साथ इसमें वेयर एंड टेयर स्टार्ट होते हैं, तो ये जो गैप है ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे गैप ख़त्म होता है, गैप आता नहीं है। अब हम एक तो अपनी में जो हमारी घुटनों में दर्दें होती हैं उनको हम एक डिवाइड कर लेते हैं डिफरेंट टाइप्स के अंदर। फिर हर टाइप के लिहाज से उसका ट्रीटमेंट देखेंगे, उसके डाइट देखेंगे, उसका आपने कौन सा खाना खाना है। आपने देखना है कि आपको इनमें से कौन सा प्रॉब्लम है। जो आपको प्रॉब्लम होगा ना, आपने अपने प्रॉब्लम के रिलेटेड वो वाली आगे से डाइट सेलेक्ट कर लेनी है। घुटनों के अंदर जो दर्दें होती हैं ना, उसकी बेसिकली 6 रीज़न्स होती हैं। उनमें से सबसे पहले इन्फ्लेमेशन, घुटने सूजे हुए हैं, घुटनों के अंदर सोजिश है, घुटने सूजे हुए हैं, कौन सा खाना खाना है, ये चीज़ें मैं भी बताता हूँ आपको। फिर सेकंड आपकी रीज़न होती है कार्टिलेज डैमेज। अभी मैं पीछे बता चुका हूँ कि घुटनों के बीच में जो रबड़ होती है, ग्रीस होती है, अगर वो डैमेज हो जाए तो उसकी वजह से हमारे घुटनों के अंदर दर्दें आ सकती हैं। तीसरा, हमारी हड्डी कमज़ोर हो, अगर हमारी फीमर बोन, वो बोन जो घुटने के ऊपर वाली हड्डी है और नीचे वाली टीबिया बोन है, या आगे जो चपनी पटेला वगैरह पड़ी होती है, अगर वो कमज़ोर हो उसकी वजह से दर्द हो सकता है। और मसल स्ट्रेंथनिंग अगर कम हो, पट्टे अगर कमज़ोर हो, तो उसकी वजह से घुटनों के अंदर दर्दें हो सकती हैं। वेट, वज़न इतना ज़्यादा है
जिसकी वजह से घुटने वो उठा ही नहीं पा रहे हैं, पट्टे कमज़ोर हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हैं, जिसकी वजह से घुटनों के अंदर दर्द होती हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी, इसकी वजह से भी आपको घुटनों के अंदर दर्द होती है। कि कैसे होती है ये सब कुछ मैं आगे बताता हूँ आपको, और फिर इसके रिलेटेड आपको खाने भी बताऊँगा, डाइट भी बताऊँगा, वो चीज़ें भी आप फॉलो करेंगे। स्ट्रेस के ऊपर तो आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं जो कि घुटनों के अंदर आपको दर्दें करती हैं, वो मैं आगे सब कुछ शो करता हूँ। अब ये तो हैं रीजंस जो कि हमारे घुटनों के अंदर दर्दें करती हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि इनके सॉल्यूशंस क्या हैं। सॉल्यूशन ये है कि अब अगर फ़र्ज़ करो आपको घुटनों के अंदर इन्फ्लेमेशन की वजह से दर्दें होती हैं, तो हम क्या करेंगे, अब एंटी इन्फ्लेमेटरी लेंगे। एंटी इन्फ्लेमेटरी के अब दो तरीके हैं घुटनों के इन्फ्लेमेशन सोजिश ख़त्म करने के लिए। अब दो तरीके हैं, एक तो आप एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन, या फिर आप एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स ले लें, खुराक ले लें, खाने ले लें, डाइट ले लें। वो सब कुछ मैं बताता हूँ आपको कि वो कौन से होते हैं। कार्टिलेज अगर डैमेज हो गया तो कार्टिलेज रीजनरेशन की तरफ जाएंगे। कार्टिलेज रीजनरेशन की सर्जरीज भी होती हैं, कार्टिलेज रीजनरेशन के लिए टीके भी लगते हैं, रीजनरेशन के लिए खाना भी होता है। ये सब कुछ मैं आपको गाइड करता हूँ। कार्टिलेज रीजनरेट करना ये बहुत मुश्किल होता है उन लोगों के लिए जिनको ग्रेड 3 और ग्रेड 4 का ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, ठीक है। ये चीज़ें अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये डिफरेंट होती हैं। फिर बोन स्ट्रेंथ के लिए क्या करेंगे, ऐसे खाने खाएंगे जिससे हमारी हड्डियाँ अगर कमज़ोर हुई पड़ी हैं तो वो इम्प्रूव हो। मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए वो खाने खाएंगे प्रोटीन रिलेटेड, जो लोग जिम करनी हो, जो पट्टे बनाने हो वो खाते हैं। अभी मैं बताता हूँ उसके लिए क्या होगा। वज़न आपका अगर ज़्यादा हो गया उसको कम करने के लिए वेट रिडक्शन वाली खुराक खाएंगे, वो सब बताता हूँ आपको। फिर मैं स्ट्रेस के रिलेटेड तो कोलेजन रिलेटेड इश्यूज़ अगर हों, ये इजाफी दो चीज़ें होंगी, कोलेजन और हाइलुरोनिक एसिड। ये दो क्या चीज़ें हैं, ये हमारी हड्डियों के या हमारी बॉडी का सीमेंट है। जैसे एक घर बनाने के लिए सीमेंट चाहिए होता है ना, ये हमारी हड्डियाँ बनाने का सीमेंट है। अभी समझाता हूँ आगे आपको। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस एक वीडियो के ज़रिए आपके घुटनों के जो मसाइल हैं ना, वो आपको समझने में और उसको हल करने में बड़ी हेल्प मिलेगी। और मैं बहुत ज़्यादा ये जो मैं अभी टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ ना कि कोलेजन और हाइलुरोनिक एसिड, ये आपके जिस्म का सीमेंट है। ये अगर कोई मेडिकल प्रोफेशनल ये वीडियो देखेंगे वो ये सोचेंगे कि ये किस तरह के टर्म्स यूज़ कर रहे हैं, बट आप समझने की कोशिश करें जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, उसमें बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में बताना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें क्या हैं। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या पॉइंट था यहाँ पे, इन्फ्लेमेशन। अब हम क्या देखेंगे, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स। अब अगर आपका घुटना सूजा हुआ है, घुटने के अंदर दर्द सोजिश की वजह से है, ये खाने हैं। अब ऐसा शख्स या ऐसे अगर आप हैं जिनके घुटनों के अंदर सोजिश की वजह से दर्द नहीं है लेकिन पट्टे कमज़ोर होने की वजह से है, तो आप उस सेक्शन के अंदर स्किप करके जा सकते हैं, वो देख सकते हैं। लेकिन घुटनों के अंदर इन्फ्लेमेशन की वजह से घुटनों के अंदर दर्द ज़्यादा होती है, सो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखें। सो घुटने, अगर आप घुटनों के इन्फ्लेमेशन का पता कैसे लगेगा कि ये मेरा घुटना सूजा हुआ है, दूसरे घुटने के साथ आप कंपेयर करें। जिन लोगों को गैंटिया होगा, जिन लोगों को रूमेटॉइड आर्थराइटिस होगा, उनके अंदर प्रॉब्लम ये होगा कि उनके दोनों ही घुटने इन्वॉल्व होते हैं। लाइक एक साइड का घुटना इन्वॉल्व नहीं होता, दोनों साइडों के इन्वॉल्व होते हैं। बट यहाँ पे जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है, यहाँ पे आपको एक घुटना जो है वो स्वेलन नज़र आ रहा है, सूजा हुआ नज़र आ रहा है। अगर इस तरह की कोई कंडीशन है, फिजिकल थेरेपी में रिकमेंडेड होता है कि अगर नई नई ये प्रॉब्लम है तो आइसिंग करें, यानी 7 डेज़ हुए हैं तो आइसिंग करें, ठंडी टकोर करें। और अगर इसको टाइम 7 दिन से ज़्यादा हो चुका है तो इसके ऊपर आप गर्म टकोर करें। लेकिन खानों में क्या खाएंगे, अब देखें, होता ये है कि पहले तो इस चीज़ को समझें कि ऐसी क्या वजह हो जाती है कि हमारे घुटनों के बीच में ये जो घुटनों के ऊपर इन्फ्लेमेशन आ जाती है, सोजिश आ जाती है। या आप घुटने को हिलता हुआ देख रहे हैं, यहाँ पे मूवमेंट होते हुए देख रहे हैं। ऐसे लोग जिनके घुटनों के बीच में ग्रीस ख़त्म हो जाए उनको इन्फ्लेमेशन होती है। सो जो घुटनों के ग्रीस का प्रॉब्लम है, अभी मैं आगे उसकी भी खाने बताने लगा हूँ, कार्टिलेज रिलेटेड या हाइलुरोनिक एसिड रिलेटेड। लेकिन ये इन्फ्लेमेशन भी तो उसकी वजह से आती है जब घुटनों के बीच में ग्रीस कम हो जाए। आप देखें, ये घुटना मूव हो रहा है, घुटना नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर चपनी वाली हड्डी भी हिल रही है। ये घुटने की एक हड्डी है, दूसरी हड्डी आपस में रगड़ रही हैं, ठीक है। इनको रगड़ने से बचाने के लिए ये जो आपको नज़र आ रहा है ना घुटनों के बीच में, ये जो रबड़ सी पड़ी हुई है, इसे कहते हैं कार्टिलेज। उम्र के साथ साथ, एज के साथ साथ ये घिस जाती है। जब घिसती है तो क्या होता है, ये नोकदार हो जाती है हड्डी। अब ये है ना, इसके बीच में अगर रबड़ हो, ये हिल रहा है, अगर रबड़ ना हो तो ये ऐसे नोकदार हो जाएगी, जिसे हम ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं। जब ये नोकदार हो जाएगी फिर क्या होगा, जब हम मूवमेंट करेंगे हमें दर्द होगी, ठीक है। अब जब ये हम मूवमेंट करेंगे ना, इस मूवमेंट के रिएक्शन में इन्फ्लेमेशन होगी, सोजिश होगी।
समझ आइए मेरी बात। सो अगर घुटनों के बीच में रगड़ आएगी, घुटनों के बीच में टक टक की आवाज़ें आएंगी, इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होगी। इन्फ्लेमेशन कैसे होती है? लाइक से फॉर एग्जांपल, ये आपको एक मैं एनिमेशन दिखाता हूँ। ये यहाँ पे फ़र्ज़ करें इस जगह के ऊपर कोई इंजरी हुई है, कट लगा है या कोई रगड़ आ गई है हमारे घुटनों के बीच में। जैसे ही कट लगता है ना, तो ये हमारे जो है ना, ये हमारी जिस्म की आर्मी है, फ़ौज है, ये यहाँ पे पड़े हुए। सो इनको डिफरेंट सेल्स कहते हैं, जिनके अंदर से सेल्स में से हिस्टामीन और बाकी चीज़ें आती हैं। ये मुश्किल टर्म्स को छोड़ें आप इन चीज़ों को। तो ये हमारे जिस्म की फ़ौज है। ये फ़ौज यहाँ पे आके इकट्ठी हो जाती है कि यहाँ पे क्या हुआ है, ऐसी क्या हुआ है, यहाँ पे कोई रगड़ आई है, यहाँ पे कोई चोट आई है, इंजरी हुई है, कोई कांटा लगा है, कोई प्रॉब्लम हुई है। ये यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आके हीलिंग का प्रोसेस शुरू करेंगे कि हम जी घुटने के अंदर ये जो प्रॉब्लम हुआ है इसको हील करते हैं। उससे क्या होगा कि यहाँ पे हो जाएगी सोजिश। अगर तो ये सोजिश है नई नई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके जिस्म का डिफेंस मैकेनिज्म है। लेकिन पता चले कि ये सोजिश पक्की यहाँ पे पड़ी हुई है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होगी, अब ये मसला है, अब इसको हल करना है आपने। हल करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन होती हैं, जिसको हम एनसिड्स कहते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये तो आपके चेकअप के बाद ही आपको डॉक्टर्स रिकमेंड करेंगे। सो मैं यहाँ पे वीडियो के अंदर मेडिसिन तो डायरेक्टली नहीं बताता, हर पेशेंट का डिफरेंट प्रोटोकॉल होता है। खाने आप इसके अंदर कौन से खा सकते हैं? अनार ऐसा एक फ्रूट है ये कि जो एंटी इन्फ्लेमेटरी फ्रूट है। ये आपकी इन्फ्लेमेशन को कम कर सकता है। आपको घुटनों के अंदर अगर आपको दर्द होती है इन्फ्लेमेशन की मदद वजह से, तो आप अनार की मदद से इसको आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप इसकी इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करना चाहते हैं तो अनार को आपने खाना है। सो एंटी इन्फ्लेमेटरी ये आपके लिए है। इसके अलावा ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल आप अपने खाने में भी शामिल करें और जैतून के ऑयल के साथ हल्का हल्का सा मसाज करें, आपकी इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रीन वेजिटेबल्स। ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी आपके पास फूड्स हैं, डाइट है। ये आप अपनी डाइट के अंदर ऐड करें। ये तीन चीज़ें हैं ऐसे लोग जिनको घुटने के अंदर दर्द होती है और इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है, तो ये आपने तीन ऐसी फूड्स हैं। अब मैंने अपनी तरफ से तो तीन बताई हैं, बट तीन के अंदर अब ये अगर मैं ग्रीन वेजिटेबल्स बता रहा हूँ तो ग्रीन वेजिटेबल्स कितनी सारी हैं आजकल के मौसम के अंदर। साग जो है इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ये भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। नेक्स्ट, लेकिन इसमें बड़ी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखें, पालक, टमाटर, इस तरह की अगर चीज़ें आप ज़्यादा खाते हैं तो, और अगर आपको यूरिक एसिड है तो आपने एहतियात करनी है। सो आपने ये नहीं करना है कि अगर आपको यूरिक एसिड है फिर भी आप जो है पालक बहुत ज़्यादा खा गए हैं, पालक से यूरिक एसिड आपका बढ़ सकता है। सो इस थोड़ी सी ऐसी चीज़ें, क्योंकि अब मैंने वीडियो बना रहा हूँ, मैं जनरल पॉपुलेशन के लिए बना रहा हूँ, सो हर बंदे का मसला थोड़ा सा एक दूसरे से डिफरेंट होगा। इतनी डिटेल में बनाने की वजह ये है कि आप इसको समझें, अवेयरनेस हो, आपको पता चले कि कौन सी मेरी कंडीशन है, मेरे रिलेटेड ये चीज़ बेस्ट है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो एक चीज़ को पकड़ लें कि मेरा तो यूरिक एसिड ज़्यादा है, अगर मुझे इन्फ्लेमेशन है घुटने के अंदर और मैं ये पालक ज़्यादा खा लूँ क्योंकि डॉक्टर ने कहा था वीडियो के अंदर कि ग्रीन वेजिटेबल खाने से इन्फ्लेमेशन जो है वो ठीक हो जाएगी, आप अपनी दूसरी कंडीशन को भी नज़र में रखेंगे। ठीक है, ऐसे लोग जिनको नमक की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और मैं इधर से आपको अंडा भी बता दूं आगे कैल्शियम के लिए जो मैंने चीज़ें बतानी है नेक्स्ट। सो ये आपने अपनी चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। बाकी जनरली अगर आपको कोई इशू नहीं है इस तरह का तो फिर ये खाने खाएं, आप देखिएगा आपके घुटनों के अंदर कितना फ़र्क पड़ता है इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट, पहले हमने क्या चीज़ देखी कि हमारे घुटनों के अंदर जो प्रॉब्लम हो रही है इन्फ्लेमेशन की वजह से, और नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं कार्टिलेज रीजनरेशन की वजह से। भी मैं आपको बता रहा था ना कि आपके घुटनों के बीच में जो ग्रीस है अगर वो ख़त्म हो जाए। देखें, घुटनों के अंदर जो ग्रीस होती है ना, इसके ख़त्म होने के डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। अब अगर फ़र्ज़ करें कि आप नॉर्मल है, आप स्टेज 1 में है या आप स्टेज 2 में है, अगर तो जो मैं अब आगे खाने बताने लगा हूँ ना आपको, वो फॉलो करते हैं एक्सरसाइज के साथ, आपकी कार्टिलेज रीजनरेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बट अगर आप ग्रेड 3 में हैं, ग्रेड 4 में हैं, कार्टिलेज का कुछ बचा ही नहीं है, फुल ज़्यादा तबाही हुई है। ये देखें, चपनी वाली हड्डी और इस हड्डी के बीच में किस तरह से जो वो रगड़ आके फुल नोकदार हो गए हैं। और आप कहें कि मैं आपको 1 या 2 या 3 खाने इस तरह के बता दूं कि ये रिपेयर हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप स्टेज 2 में है, स्टेज 1 में है, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। स्टेज 3 और 4 वालों को नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा होगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपकी अगर कार्टिलेज, आपके घुटनों के बीच की रबड़ बिल्कुल ही ख़त्म हो गई और बिल्कुल वो ज़ीरो से और मतलब कंप्लीट आप उसको ठीक कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये तो नोकदार हो चुकी हैं ना, आपकी हड्डियाँ इतनी ज़्यादा नोकदार हो चुकी है। सो स्टेज 1 एंड स्टेज 2 के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। कौन से खाने हैं अब वो हम सारे डिटेल के अंदर देखते हैं। सो ये मूवमेंट्स के दौरान जो सारी की सारी प्रॉब्लम्स आती हैं।
अब इसमें विटामिन सी बहुत इम्पॉर्टेंट है। विटामिन सी जो है ये ऑक्सीडेंट है जो कि आपके कार्टिलेज रीजनरेशन के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है आपको। कार्टिलेज आसानी से रीजनरेट नहीं होती क्योंकि कार्टिलेज के पास खून की सप्लाई बड़ी कम जाती है। खून ही तो है जो खाना लेके या न्यूट्रिशन लेके वहाँ पे पहुँचता है। कार्टिलेज वो वाहिद जगह हमारी बॉडी के अंदर डिस्क्स हैं, बाकी कुछ और पॉइंट्स हैं जहाँ पे खून की सप्लाई होती ही नहीं है। सो कार्टिलेज अगर एक दफ़ा डैमेज हो जाए ना तो उन पे क्रीम नहीं बनता, वो पकता नहीं है। लाइक मैं ये बैठा हूँ, मेरे यहाँ पे कट लगा, अगर कट लग गया 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद यहाँ पे, अभी तो कट लगेगा, खून निकलेगा, खून जम जाएगा, 2 या 3 4 दिनों के बाद वही जमा हुआ खून मेरी जल्द बन जाएगा, मैं ठीक हो जाऊँगा। अब ये ठीक कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पे खून की सप्लाई है, ठीक है। जो कार्टिलेज होती है ना, जो घुटनों के बीच में रबड़ होती है, इसकी खून की सप्लाई नहीं होती। अब उसके पास अगर कट लग गया तो वो ठीक कैसे होगी? सो ठीक, अब खून ही नहीं उसके पास जा रहा। सो अगर हम इस तरह के खाने ऐड करते हैं सो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपकी कार्टिलेज रीजनरेट हो सकती है। 100% रीजनरेशन विद जस्ट फूड ये बहुत मुश्किल होती है, बट आपने एक्सरसाइज साथ में करते रहना है। ये खाने आपको फ़ायदा बहुत देंगे। विटामिन सी, ये तो रिसर्चेस के अंदर भी पब्लिश हो चुके हैं कि विटामिन सी जो आपकी कार्टिलेज रीजनरेशन के अंदर हेल्प करती है। इसके अलावा का विटामिन सी के अंदर कौन से खाने आते हैं ये आप पूछ सकते हैं। उसके अंदर ये है कि माल्टे खाएँ, उसके अंदर लीमू खाएं। इस तरह के जो खाने हैं इनके अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत अच्छे से होता है। और ऐसे खाने जो मैग्नीशियम रिच हों, जिस तरह से नट्स हैं या फिर बनाना के अंदर होते हैं, केले के अंदर होते हैं, शुगर के पेशेंट्स आप अवॉइड करेंगे इसको। इसके अलावा जो आपके चने हैं इनके अंदर आपको मैग्नीशियम मैग्नीशियम बहुत अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है। और आपके जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनके अंदर आपको मैग्नीशियम भी मिलेगा, और ये आपके लिए कार्टिलेज के लिए बहुत अच्छी है, ये भी आपने लेनी है। लीमू फुल ऑफ विटामिन सी, ये आपने लाजमी लेना है। लेकिन इसके साथ एक मैं आपको प्रो टिप बताता हूँ कि आपने लीमू का जूस निकाल लेना है। सिर्फ लीमू का जूस निकालने के बजाय साथ में आप अदरक को भी ऐड करें। इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अदरक जो है ये हमारी बॉडी में, हमें दुनिया में, अगर मैं आपसे, आप इंटरनेट पे बोल के सर्च करें नेचुरल एंटीबायोटिक, आगे जिंजर का अगर मेंशन करें तो आप हैरान हो जाएंगे कि जिंजर जो है, ये अदरक जो है, कि दुनिया में पाई जाने वाली एक कुदरती एंटीबायोटिक है, ठीक है। इसको आप मिक्स करें आप लेमन के साथ, आप देखेंगे आपको कार्टिलेज रीजनरेशन में कितना हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कोलेजन रिच फूड्स। अभी हमने क्या कुछ देखा है कार्टिलेज रिलेटेड और स्वेलिंग रिलेटेड। अगर हमें सोजिश के रिलेटेड और घुटनों के ग्रीस के रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है हमारे घुटनों के बीच में, तो हमने कौन से खाने खाने हैं। अब हम देखते हैं कोलेजन रिच फूड्स कौन सी होती हैं। अब कितना मुश्किल वर्ड है कोलेजन, आपको मैं अभी दिखाता हूँ कि ये क्या चीज़ है। आप कहेंगे यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये हड्डी नज़र आ रही है आपको, ये वाली हड्डी, इस हड्डी के अंदर ये हमने ऊपर वाला हिस्सा उतार दिया, उसके अंदर कुछ इस तरह से होता है हड्डी के अंदर, ये कुछ नज़र आ रहा है। अब इसको ज़रा देखें, ये उसके अंदर वाला हिस्सा है, ये हड्डी के अंदर वाला हिस्सा है, ठीक है। इसका ये जो ग्रीन कलर का गोल दायरा लगा हुआ है, ये इसकी बड़ी सी पिक्चर आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो छोटा सा गोल दायरा लगा हुआ ना, इसकी बड़ी सी पिक्चर आ गई ये, ठीक है। यानी हड्डी के अंदर से हमने एक पिक्चर ली, फिर उसके अंदर एक पिक्चर ली। तो ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ना फाइबर, धागे, इन्हें कहते हैं कोलेजन फाइबर स्ट्रक्चर। इस कोलेजन को, हड्डी की समझ आ रही है कि साख्त जो है उसके लिए कौन से खाने इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको मजबूत कर लें तो हमारी मेन हड्डी इंप्रूव होगी या नहीं। इसीलिए मैंने अभी शुरू में बताया था ना, कोलेजन अलोंग विद हाइलुरोनिक एसिड फॉर्म्स द इंटरसेलुलर सीमेंट। ये हमारे हड्डियों का सीमेंट है, समझ आइए। कोई भी घर बनाने के लिए सीमेंट की जितनी इंपॉर्टेंस होती है इतनी इंपॉर्टेंस कोलेजन की है। अब इसके लिए कौन से खाने खाएंगे, हाइलुरोनिक एसिड के लिए क्या खाएंगे, ये सब कुछ मैं आपको बताने लगा हूँ आपको। अब इसमें हमने बेरीज खानी है। बेरीज आपके कोलेजन को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करती हैं। इसके अंदर आप स्ट्रॉबेरीज भी खा सकते हैं। आपने जामुन खाने हैं, जामुन के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, वो भी आपके कोलेजन को इम्प्रूव करने में बड़ा हेल्प करता है। इसके अलावा लहसुन और गार्लिक जो आपने यूज़ करना है, उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है आपको कोलेजन इम्प्रूव करने में। और इसके अलावा इस तरह की सब्ज़ियाँ जो येलो या फिर रेड कलर की जो सब्ज़ियाँ होती हैं, जैसे गाजरें हो गई हैं, जैसे बाकी मिर्चों के अंदर विटामिन सी होता है जो कि आपको बहुत ज़्यादा डाइजेशन के अंदर भी बड़ा हेल्प करता है। सो इस तरह के खाने जो है वो आपके कोलेजन को इम्प्रूव करते हैं।
और फिश साथ में अच्छे से इसके ऊपर निचोड़ दें लीमू, ताकि विटामिन सी भी टिका के हो इसके अंदर, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपके कोलेजन को बनाने के अंदर बड़ा इसका फ़ायदा होगा। अब देखते हैं हम उन खानों को जो कि हमारे घुटनों के अंदर जो दर्दें क्रास करते हैं हड्डी की कमज़ोरी की वजह से ही। कौन से ऐसे खाने हैं जो हम खाएंगे तो हमारी बोन्स जो है वो इम्प्रूव होंगी। ठीक है, सबसे पहले विटामिन डी, ये तो बहुत कॉमन है, आपको हर दूसरे डॉक्टर जो विटामिन डी और कैल्शियम, जी आपकी हड्डियाँ कमज़ोर है, विटामिन डी ले, कैल्शियम ले, विटामिन डी के टीके पिए, कैल्शियम के लिए फ़लाँ मेडिसिन ले लें फ़लाँ। विटामिन डी आपको मिलेगी बहुत अच्छी, जो लोग बड़े इग्नोर कर देते हैं, कलेजी के अंदर बहुत अच्छी होती है विटामिन डी की मिकदार, वो आपने लाजमी लेनी है। विटामिन डी फ्री की हर टाइम अवेलेबल है। विटामिन डी सूरज की रोशनी के अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी की होती है, आपने सर्दियों में तो आप किसी भी टाइम सूरज के पास बैठ जाएं, आपको विटामिन डी इतनी मिलेगी, आपके बोन्स के लिए बहुत अच्छी है। सन बाथ लिया करें, जब भी आप फ्री हों, लेटे हुए हैं, अपनी टांगों के ऊपर से कपड़े को ऊपर कर लें और धूप की रोशनी लगने दें, अपने बाजों के ऊपर से ऊपर कर लें, सन बाथ लिया करें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। गर्मियाँ हैं तो दोपहर के टाइम नहीं बैठ जाना आपने धूप में, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड रेडिएशंस बहुत ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से जल सकते हैं आप, सो सनबर्न हो सकते हैं। सो सुबह और शाम की जो ठंडी रोशनी होती है विटामिन डी से भरी हुई होती है, आपने वो उसके अंदर लाजमी बैठना है, ये आपका खाना हो गया विटामिन डी के लिए। ठीक है, अब हड्डियों के लिए नेक्स्ट विटामिन डी के बाद और क्या लेंगे हम, कैल्शियम लेंगे। कैल्शियम के लिए कौन से खाने हो सकते हैं, बहुत मशहूर, दूध, दही, हरे पत्ते वाली सब्ज़ी, सैलेड, इस तरह की चीज़ें आपने लेनी है। दूध लेना है और दही लेनी है। जितनी कैल्शियम इसके अंदर आपको किसी भी, आपको जो हमें मार्केट के अंदर मिल रहे होते हैं सप्लीमेंट्स, इनके अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं मिलेगी जो आपको दूध के अंदर मिलेगी। अगर आपको खालिश से मिले तो खालिश दूध के अंदर बहुत अच्छी होती है। और इसके अलावा जो हमारे नट्स हैं, यानी बादाम है, अखरोट है, इसके अंदर बहुत अच्छी कैल्शियम होती है। कोशिश करनी है कि आपने अपने खाने के अंदर ऐड करनी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही दिन में आपने इतने ज़्यादा बादाम खा जाने, इतने ज़्यादा नट्स खा जाने कि आपको और प्रॉब्लम हो जाए। सो इसको हैंडफुल अमाउंट ऑफ थोड़ा सा होना चाहिए, डेली बेसिस के ऊपर लेना है, ताकि जिसम आपको ईजीली उसको डाइजेस्ट भी कर सके और आपको उसका फ़ायदा भी, आपकी हड्डियाँ भी इम्प्रूव हों। अब नेक्स्ट है कौन से ऐसे खाने हैं जो कि हड्डियों के बाद आपके मसल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, पट्ठों को इम्प्रूव कर सकते हैं। घुटनों के दर्दों में होता है ना कि पट्टे कमज़ोर हैं, घुटनों में दर्दें हो रही हैं, उसके लिए आपने कौन से खाने खाने हैं, फ़िश खाएं, प्रोटीन से भरपूर होती है। नेक्स्ट आपने मीट खाना है, चाहे आपको मटन मिल जाए और चाहे चिकन मिल जाए, आपने वो खाना है, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको मसल्स बिल्डअप करने में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। प्रोटीन की कमी नहीं होने देनी है अपने जिस्म के अंदर। और ड्राई फ्रूट्स ऑफ कोर्स, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा आपको प्रोटीन मिलेगा, प्रोटीन की कमी नहीं होगी। मूंगफली सर्दियों के अंदर बहुत फ़ायदा देती है आपको प्रोटीन की कमी पूरी करने में। नेक्स्ट एग्स, अंडे, अंडे भी फुल ऑफ प्रोटीन है। अगर आपके मसल्स कमज़ोर हैं जिसकी वजह से आपको घुटनों के अंदर दर्द होती हैं, अंडों की मदद से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब आ जाएं हाइलुरोनिक एसिड, इसके टीके लगते हैं, लोग इसके टीके लगवाने जाते हैं और इसको ही लोग ज़्यादा समझते हैं कि घुटनों की ग्रीस है जी, घुटनों के अंदर जो पानी है वो कम हो गया। ये कोलेजन के साथ मिलके आपके घुटनों का, आपकी हड्डियों का सीमेंट बनाता है। ठीक है, सो इसी हाइलुरोनिक एसिड के लिए लोग टीके भी लगवाते हैं, इसको फिल करवाते हैं कि ये यहाँ पे जो फ्लूइड है, जो घुटनों के बीच में ग्रीस कम हुई हुई है, उसका इंजेक्शन लगेगा तो ये ग्रीस पूरी हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वक्ती तौर पे आपको थोड़ी सी देर के लिए फ़र्क पड़ता है, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। लेकिन आपने खाने इस तरह के खाने हैं कि जिससे आप अपने हाइलुरोनिक एसिड को ठीक कर सकें। उसके अंदर आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, जो कि आपको हाइलुरोनिक एसिड बनाने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट ब्रोकली, ग्रीन कलर की जो गोभी है, ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। रिसेंटली मैं आर्टिकल एक पढ़ रहा था द गार्डियन के अंदर, द गार्डियन न्यूज़पेपर के बारे में अगर आप जानते हो, तो वहाँ पे ईटिंग ब्रोकली में प्रिवेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस, अगर आप ब्रोकली खाते हैं तो ये आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचा सकती है। लेकिन ऐसे लोग जिनका ग्रेड 4 का ऑस्टियोआर्थराइटिस हो चुका है, चौथे ग्रेड का, अगर आपको घुटनों की ग्रीस लॉस हो चुकी है, वो जो मैं भी पीछे आपको बता चुका हूँ, तो अगर वो समझें कि हम ब्रोकली खाएं और हमारे वो रिपेयर हो जाए, वो बहुत मुश्किल है। लेकिन ये है कि जिन लोगों को थोड़ा सा भी लग रहा है ना ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में आप तो अपने खाने ठीक कर लें, आप इंशाल्लाह आगे आने वाले टाइम में इससे बच सकेंगे, आपका ये काम ज़्यादा ख़राब नहीं होगा।
नेक्स्ट इसके अलावा पम्पकिन सीड्स, जो पेठा कद्दून जिसे कहते हैं, उसके जो सीड्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट्स दे सकते हैं हाइलुरोनिक जो आपका फ्लूइड है उसको इम्प्रूव करने के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है, अब वज़न है बहुत ज़्यादा, ये हमारे पास सेकंड लास्ट अब रीज़न है। ऐसे लोग जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है, घुटनों के ऊपर इतना ज़ोर पड़ रहा है और मैं बता रहा हूँ जी आप ये वाला खाना खा लें, आप ये वाली दवाई ले लें, घुटने के ऊपर जो इतना वज़न आ रहा है, लाइक एक रिक्शे के अगर वो टायर लगे हुए हैं और ऊपर गाड़ी जो हम कोई ट्रॉली या ट्रैक्टर जैसी खड़ी कर दें और हम कहें कि ये घुटने जो है, ये जो हमारे जो टायर हैं इनके अंदर जी हवा अच्छी भर लें, इनके अंदर अच्छी क्वालिटी का टायर लगवा लें, कोई फ़ायदा होगा? कुछ भी नहीं होगा। अपना जो वज़न है, अपना जो वेट आपके घुटनों के ऊपर आ रहा है उसको एटलीस्ट उसको कम करने की कोशिश करें। वो कैसे कम होगा? आपकी डाइट मैनेजमेंट से, आपकी एक्सरसाइज से। सो इसके लिए एक्सरसाइज अगर मैं कह रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि अब उठ के आप जो है ना वो रनिंग करने चले जाएं, फिर घुटनों के बीच में जो ग्रीस है वो ख़त्म हुई हुई है और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। सो आपने वर्जिशें इस तरह की करनी है जो कि आप आराम से कहीं बैठ के कहीं लेट के एक्सरसाइज कर सकें। कोई ऐसा टॉवल लपेट के नीचे रख लें, उसको दबाएं, 10 सेकंड के लिए रोकें, फिर छोड़ दें, इस तरह की वर्जिशें करें। ये वीडियो क्योंकि स्पेसिफिकली खानों के लिए है, सो वर्जिशों की मैं वीडियो सेपरेट से बनाऊँगा अलग से। सो इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी कुछ वीडियोस मौजूद भी हैं, वो आपने लाजमी देखनी है, जिनके अंदर मैंने एक्सरसाइज भी बताई हैं। सो आपने इस तरह की वर्जिशें करनी है कि जिसके अंदर आपके घुटने के ऊपर ज़्यादा मूवमेंट्स ना हो, ज़्यादा स्ट्रेस ना आए, नहीं तो ये और ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाएगा। सो ये जो वर्जिश है, इस तरह की सिंपल सी वर्जिश आप घर में करें और वेट रिडक्शन में आपको हेल्प मिलेगी। साथ में अपने खानों को कंट्रोल करें। खाने अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं, आपको डाइट आपकी अगर ठीक हो जाती है तो आपका वेट खुद ब खुद कम होगा। वेट कम होगा तो आपके घुटनों के ऊपर आने वाला प्रेशर कम हो जाएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप घुटनों को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। ऑलरेडी उसके बीच में गैप ख़त्म होने की सबसे बड़ी रीज़न आपका वेट है, आपका वज़न है जो ऊपर से पड़ रहा होता है। नेक्स्ट है फूड फॉर स्ट्रेस। जो आपकी टेंशन है, जो आपकी एंग्जाइटी है, उसकी वजह से घुटनों में दर्दें हो सकती हैं। कितनी अजीब सी बात है कि हमें अगर टेंशन हो रही है तो इससे सर में दर्द होना चाहिए, घुटनों में क्यों दर्द हो रहा है? सो अगर आप इस आर्टिकल को देखें, ये आर्टिकल 2021 के अंदर पब्लिश हुआ था, 2021 के अंदर। इसके अंदर लिखा है एसोसिएशन बिटवीन क्रोनिक नी पेन एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, कि इसके अंदर पूरा बताया गया है कि आपका जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है ये आपको क्रोनिक नी पेन की तरफ लेके जा सकता है। सो स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। ऐसे कौन से खाने हैं कि जो मैं खाऊं और उससे मेरा स्ट्रेस रिलीफ हो जाए? उनके अंदर आप ग्रीन टी पी सकते हैं, ग्रीन टी के ज़रिए आप जो वो स्ट्रेस रिलीफ फील करेंगे। और आप डार्क चॉकलेट खा सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अगर कह रहा हूँ कि डार्क चॉकलेट खाने से आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा तो आप हर टाइम बैठे डार्क चॉकलेट ही खाते रहें, जाके जी डार्क चॉकलेट ली ली और खा ली। इससे तो आपका शुगर बढ़ जाएगा। सो हल्की सी थोड़ी सी अमाउंट के अंदर इसको खाएंगे, थोड़ी सी देर के लिए आपका जो ग्लूकोज इंक्रीज़ होगा, शुगर इंक्रीज़ होगा। ऐसे लोग जो शुगर के पेशेंट हैं वो इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे। नॉर्मली मैं बता रहा हूँ जिन लोगों के घुटनों के अंदर दर्दें होती हैं स्ट्रेस की वजह से, टेंशन की वजह से, तो वो डार्क चॉकलेट थोड़ी सी खाएंगे तो उनका स्ट्रेस रिलीफ होगा, उनको फ़ायदा होगा। इसके अलावा हल्दी, हल्दी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है आपके घुटनों के अंदर। सिर्फ स्ट्रेस रिलीफ के अंदर नहीं, हल्दी को ऐड करें अपने खानों के अंदर, सिर्फ स्ट्रेस रिलीफ में नहीं, बोन हीलिंग में, आपके जो कोलेजन की हीलिंग है, इन सब के अंदर हल्दी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ठीक है, और अब मैं आपको एक ओवरऑल एक नट शेल के अंदर एक आपको बता देता हूँ कि जो घुटनों के अंदर आपको दर्दें होती हैं इसके लिए आपने कौन सी खुराक खानी है। जो मैंने इतनी सारी खुराक बता दी है, सो आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। सो आपने अपनी कंडीशन के रिलेटेड वो वाला सेक्शन सेलेक्ट करना है। कौन कौन से सेक्शन मैंने बताए हैं आपको कि कार्टिलेज रीजनरेशन की वजह से हो सकता है, कोलेजन की वजह से हो सकता है, बोन्स की वजह से हो सकता है, पट्ठों की वजह से हो सकता है, हाइलुरोनिक एसिड की वजह से हो सकता है। सो इतनी सारी मैंने आपको चीज़ें बताई। सो एक जर्नल आपको डाइट प्लान बताता हूँ, सिंपल सा। वो इस तरह से है कि रात के टाइम आपने नट्स को, थोड़े से नट्स ले लेने हैं, यानी बादाम ले लेना है, काजू ले लेना है, इस तरह की चीज़ें, और साथ में ग्रीन टी ले लें और कम से कम रात के टाइम खाना है। सो आप कोशिश करेंगे कि आपने अपने खाने को जितना ज़्यादा हो सके इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। ये सिंपल सिंपल चीज़ें जो है ना वो आपने रात के टाइम लेनी है। और अगर स्पेसिफिक वही चीज़ें लेते रहें जो मैं मेंशन करके आया हूँ पीछे पूरी वीडियो के अंदर, तो उससे ये होगा कि आपका जो टारगेटेड प्रॉब्लम है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा असर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा।
इसके अलावा आप दोपहर के टाइम दालें खाएं, सीरियल्स खाएं, इस तरह की चीज़ें जिनके अंदर प्रोटीन ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि साथ में फ़िश भी ऐड होनी चाहिए, कोई नुकसान नहीं है, अच्छे से खाएं उसको, और डाइजेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन जो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है ना, वही जो मैंने शुरू में आपको बताई थी कि अगर किसी शख्स को मैं कहता हूँ कि आपने जी दाल खानी है, आपने जी चिकन खाना है, आपने गोश्त खाना है, आपको प्रोटीन्स के लिए बहुत अच्छी है, पता चले कि वो यूरिक एसिड के पेशेंट हो, सो पालक, टमाटर, दाल, गोश्त, मछली, मुर्गी, अंडा, ये रट लें इस चीज़ को। ऐसे लोग जिनको यूरिक एसिड का मसला हो, पालक, टमाटर, दाल, गोश्त, मछली, मुर्गी, अंडा, ये जब भी खाना है थोड़ा सा खाना है, साथ में अच्छी खासी अमाउंट ऑफ पानी लेना है, वाटर की अमाउंट जो अच्छी खासी साथ में लेनी है, ताकि अगर यूरिक एसिड थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बन भी जाए वो जिस्म से साथ ही निकल जाए। सो अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग सारी वीडियो देख के एक अच्छा सा डाइट प्लान सेट करें कि मेरी कंडीशन में मुझे सोजिश की वजह से प्रॉब्लम है, मुझे पट्टे की कमज़ोरी की वजह से प्रॉब्लम है, या मुझे हड्डी की कमज़ोरी की वजह से प्रॉब्लम है। आप अपनी कंडीशन के रिलेटेड एक प्रॉपर डाइट प्लान अच्छा सा बना लें और फिर उसको फॉलो करें। अभी जो मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, ये इस तरह का ये सेफ़ है कि दिन के अंदर आप दालें खा लें दोपहर के टाइम, और साथ में होल ग्रेन यूज़ करें अपनी रोटी के अंदर। लेकिन अगर आपको ग्रेड 3 और ग्रेड 4 का ऑस्टियोआर्थराइटिस है ना, और आप समझ रहे हैं कि मैं ये खाने खाऊंगा और मेरा जी घुटना बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे यंग बंदे का घुटना होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये मैं सीधा सीधा बिल्कुल स्ट्रेट बता रहा हूँ। लेकिन ये कि इसका नुकसान नहीं होगा, आपको फ़ायदा होगा। बट अगर आप ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के अंदर हैं, अगर अब यहाँ पे सवाल आ जाता है मुझे कैसे पता चलेगा मेरा कौन सा ग्रेड है, इसके लिए आप अपना एक्सरे करवाएं, अपने नियर बाई थेरेपिस्ट को, ऑर्थोपेडिक को मिलें, उनसे पूछेंगे मेरा कौन सा ग्रेड है, उस ग्रेड के अकॉर्डिंग फिर अपनी थेरेपी करवाएं या फिर अपना ट्रीटमेंट करवाएं। ऐसे नहीं शुरू हो जाना है कि मेरे घुटनों से टक टक की आवाज़ आ रही है, मुझे जी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस की काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं, काफ़ी सारी स्टेजेस होती हैं। अपना डायग्नोसिस करवा के फिर ये चीज़ें फॉलो करें। कोई भी क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, इस चैनल पे बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मौजूद हैं जो आप देख सकते हैं, और इसका आप सब्सक्राइब भी करें। ये वीडियो आप लोगों से लाजमी शेयर करें, ऐसे लोगों से जिनको घुटनों में दर्द हैं, बल्कि हर दूसरे बंदे को ये है। अगर किसी को खुद को नहीं है तो उनके घर में किसी ना किसी को है। ऐसे ये वीडियो अगर आप शेयर करेंगे तो इसका आपको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी लंबी वीडियो यहाँ तक देखी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।